नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के एनआईए ने कई रिपोर्ट सामने रखी है। प्राथमिक जांच में क्या कुछ खुलासे हुए हैं, आज इसके बारे में जानेंगे और इसी के साथ साथ आतंकवादियों के बयान को भी आपको बताएंगे कि आतंकवादी ने उस वक्त जब ये पूरा हमला हुआ क्या कुछ कहा है, महिलाओं से क्या बात की है। क्योंकि जब महिलाओं के सामने उनके पतियों को मारा जा रहा था, चाहे मैं यहाँ पर विनय नरवाल की पत्नी की बात करूं या फिर बेंगलुरु की डॉक्टर सुजाता की बात करूं, जिनके पति को उनके सामने ही मार दिया गया। ये दोनों जो मामले सामने आ रहे हैं, दोनों ही महिलाओं से आतंकवादियों ने बात की। क्या कुछ कहा है ये भी आपको बताएंगे, क्यों कहा इसके बारे में बारीकी से आज विश्लेषण करेंगे। साथ ही जो हमला हुआ उसको लेकर के क्या आगे की तस्वीर है, क्या चुनौतियां हैं एनआईए के सामने, इस पर भी आज का जो ये प्रोग्राम है ये आपको समझाएगा कि आखिर आगे क्या क्या होने वाला है, कैसे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारत और भारतीय सेना सरकार देने के लिए तैयार है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और हम कई मुद्दों पर आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले सर मैं बेंगलुरु के मुद्दे से ही शुरू करूंगी। बड़ा गंभीर विषय है, जहां बेंगलुरु की एक महिला डॉक्टर सुजाता, जिनके बेटे 3 साल का जो बेटा था, उनके सामने ही उनके पति की जान ले ली जाती है। जहां विनय नरवाल की पत्नी ने ये खुलासा किया था कि जब उन्होंने ये पूछा आतंकवादियों से कि हमारा कसूर क्या था, अगर मेरे पति को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आप जाओ। लेकिन जब अगर डॉक्टर सुजाता की बात की जाती है तो डॉक्टर सुजाता से आतंकवादियों ने कहा कि तुम कैसे खुश रह सकते हो जब हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। इस पूरे आतंकवादी के इस बयान का क्या मतलब निकाला जा रहा है? देखिए अंकिता, बिल्कुल ये जो मामला है बहुत दुखद मामला है, बहुत दुखद घटना है। देखिए तकरीबन आज 10 दिन के आसपास होने को आ गए, लेकिन अभी भी हमारे आपके और तमाम सारे दर्शक जो है उनके जहन में ये मामला पूरे का पूरा वैसे ही नजर आता है कि ये कल की घटना हो। उसी तरह से अगर जिन परिवारों के ऊपर ये जो मातम गुजरा है, उनसे जब हम उनके स्टेटमेंट सुनते हैं, उनकी जब बातें सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी भयावह स्थिति का उन्होंने सामना किया होगा। आपने 2 नामों को सामने रखा, हिमांशी का नाम सामने रखा, विनय नरवाल उनके पति। 6-7 दिन पहले शादी हुई, शादी के बाद जो है पति और पत्नी जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं, लेकिन 22 तारीख की वो बदकिस्मत दोपहर जब वो एक साथ होते हैं उस हरे भरे घास के मैदान में, जहां पर उन्होंने शायद खूबसूरती को देखने का प्लान बनाया होगा, लेकिन आतंकवाद को जो बदसूरत चेहरा उन्होंने देखा, मेरे ख्याल से हिमांशी जिस तरह के बयान को दे रही थी वो उम्र भर भुला नहीं पाएंगी। जिस तरह की तस्वीरें उनके निकल के सामने आई थी, उनके मेहंदी का जो रंग था हाथों से वो तक नहीं छूटा था, और उससे पहले उनके पति जिस तरह से इस दुखद हादसे में उनकी जान चली जाती है, वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर देती है कि आखिर आतंकवादी चाहते क्या हैं, दहशतगर्द चाहते क्या हैं। हंसते खेलते परिवारों को जिन्होंने अभी भी जीवन एक तरीके से कहें तो साथ में बिताना शुरू किया, उनको इस तरह से दर्दनाक तरीके से मारा गया, वो बेहद निंदनीय है और हर तरफ इसकी निंदा होती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरा मामला आपने कहा बेंगलुरु को लेकर, डॉक्टर सुजाता, उनके पति भरत और इनका 3 साल का आई थिंक बेटा, वो सब घूमने निकले थे और एक तरीके से अपने आप को समय देना चाहते थे, ये छुट्टियां बिताकर अपने आप को रिफ्रेश करना चाहते थे। इसीलिए जम्मू कश्मीर इसको ये भी कहा जाता है कि ये स्वर्ग की तरह नजर आता है। इसकी जो वादियां हैं बेहद खूबसूरत हैं और तमाम तरह से इसकी सुंदरता की तारीफें हम तमाम फिल्मों में और तमाम कह सकते हैं कि लोगों के जरिए सुन चुके हैं। इसी बात को सुनकर और देखकर भरत और उनकी पत्नी सुजाता और बेटा जम्मू कश्मीर पहुंचे, पहलगाम पहुंचे। उनको शायद ये मंजर कह सकते हैं कि अपनी आंखों में कैद करने का मौका मिला कि भाई इस खूबसूरत हरे भरे जगह को घूमा जाए, सैर की जाए, लुत्फ उठाया जाए। लेकिन जब वहां पर पहुंचते हैं आतंकवादी हमला हो जाता है। और एक जो बात आपने कही वो बात अपने आप में बहुत मर्मस्पर्शी है, मर्म देने वाली है, दर्द देने वाली है कि जिस तरह सुजाता ने पूछा कि आखिर हमारा कसूर क्या है, हमें क्यों मारना चाहते हो, हमारी गलती क्या है, आतंकवादी उसके पलटवार में कहता है कि जब हमारे बच्चे मर रहे हैं तो आप कैसे खुश रह सकते हो। यानी कि एक तरीके का जो बदला होता है उसकी जो आंसर में, उसके जो जवाब में नजर आया, और उसके बाद उसके पति को गोली मार देते हैं। सुजाता कहती हैं कि उनको पता था
कि सर पे गोली लगने के बाद उनके पति नहीं बचे होंगे, लेकिन उनके पति ने कहा कि तुम मजबूत रहना, हिम्मत मत हारना। इसके बाद सुजाता ने आनन फानन में अपने बेटे को वहां से उठाया और पति को उस तरह से, सोचिए कितनी पीड़ा उनके मन में हुई होगी कि पति को छोड़कर वो जो है वहां से चली जाती हैं, वहां से भाग जाती हैं, कम से कम उनके बेटे की जान तो बचे, शायद ये सोचकर वहां से निकली होंगी। लेकिन पलटकर जब उन्होंने पति को देखा होगा, सोचिए क्या वेदना से वो गुजरी होंगी। यही तो समझ में आ रहा है कि किस तरीके से माइंड जो है वॉश किया जा रहा है ये आतंकवादी तमाम जी। और जो जिक्र आप कर रहे हैं कि एनआईए के जरिए बहुत सारी बातों को खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है, और देखिए कहां पे लूपहोल हुए उसको भी ढूंढा जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार भी ये मान चुकी है कि कहीं ना कहीं जो चूक का मामला है वो हमसे चूक जरूर हुई है, सुरक्षा में चूक हुई है, जिसकी वजह से ये घटना घटती हुई नजर आई है। लेकिन देखिए हम क्या देख सकते हैं कि जो हादसा था वो गुजर चुका है, लेकिन जिन परिवारों के कह सकते हैं जहन और दिल और दिमाग पे इसका जो कह सकते हैं कि एक असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा भयानक होगा। आप 3 साल के बच्चे का जिक्र कर रही थी, सोचिए जिसके सामने उसके पिता को गोली मार दी गई हो, उस बच्चे की स्थिति क्या होगी। वो माँ बताती है सुजाता की बार बार बच्चा रो रहा था, अपने पापा के पास जाने की जिद कर रहा था। सोचिए वो महिला कितनी मजबूत उस समय हो गई होगी, जहां पर एक तरफ पति जिस तरह से उसके आंखों के सामने चला गया, वहीं बच्चे को संभालना, तो इस तरह की चीजें जो नजर आई वो बहुत दर्दनाक थी। आखिर ये सब लड़ाई है क्या, क्यों बेकसूर लोगों की जान ली जा रही है, बड़ा सवाल यहाँ पर आकर रुक जाता। जरा सोचिए, हम हिमांशी नरवाल की अगर दोबारा बात करें, अभी एक दिन पहले ही उनका स्टेटमेंट सामने आया, जब 1 मई को विनय नरवाल का बर्थडे भी था। हाँ, उस मौके पर मीडिया से रूबरू हुई और यहाँ तक कहती हुए हैं कि देखिए अब मेरे पति तो गुजर गए, लेकिन अब उनके नाम पर कोई हिंसा मत करिए, हिंदू मुसलमान मत करिए, कश्मीरियों से आप नफरत मत करिए। और इतना बड़ा स्टेटमेंट देना कहीं ना कहीं बहुत बड़े दिल की निशानी है कि वो चाहती हैं कि उनके पति के नाम पर कहीं भी कोई हिंसा ना हो, कहीं कोई इस तरह का काम ना हो जिससे उनके पति की आत्मा को ठेस पहुंचे। बिल्कुल, आपने जो कश्मीरियों का जिक्र किया, मैं इसी पर आगे बढ़ रही थी कि कश्मीरियों के खिलाफ हिंसा ना भड़के। लेकिन जो बयान सामने आए हैं कानपुर के शुभम द्विवेदी केस में, जो पत्नी कहती है कि कश्मीरी जो लोग थे वहां पर मौजूद, उन्हीं में से कोई लोग थे जो हथियार दे रहे थे, क्योंकि जब आतंकवादी उनके पास आए उनके पास हथियार नहीं थे। एक तस्वीर का मैं जिक्र करूंगी, जब सैलानी घाटी की ओर जा रहे हैं तो जो स्केच दिखाया जा रहा है, उस स्केच का एक शख्स जो है वो उनकी तस्वीर में कैद हुआ है, यानी कि आतंकवादी लोगों के आसपास थे, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, आम से कपड़े पहने थे। अब उनकी पत्नी, शुभम की पत्नी का कहना है कि जो स्टॉल लगा रहे थे, जो घुड़सवार जो लोग थे, वही सैलानियों को वहां तक पहुंचा रहे थे जहां ये हमला होने वाला था, और कश्मीरी भी इसमें शामिल है। ये बड़ा आरोप लगाया। और देखिए जाहिर बात है कि ये सब लोग कह रहे हैं इस बात के लिए, जब तक स्थानीय सपोर्ट नहीं होगा तब तक इस तरह की हत्याओं को, इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम नहीं दिया जा सकता। देखिए तो ये तो जांच का विषय है, एनआईए से लेकर तमाम सारी एजेंसियां जो हैं इसकी जांच पड़ताल में लगी हुई हैं। तमाम जो हमारी एजेंसियां हैं, चाहे वो सुरक्षा एजेंसी हो या तमाम जो खुफिया एजेंसियां हैं, चाहे आईबी है, चाहे और तमाम एजेंसियां हैं, सब परत दर परत मामले को खंगालने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर मानवता शर्मसार हुई है। धर्म जाति से अगर ऊपर उठ के देखें तो यहाँ पर एक इंसान की हत्या हुई है, और इंसान की हत्या किसी भी धर्म में जायज नहीं ठहराई गई है। मानव हत्या को सबसे बड़ी हत्या करार दिया गया, अपराध करार दिया गया है। अगर आप इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हो तो कौन सा भगवान, कौन सा अल्लाह आपसे खुश होगा, बड़ा सवाल ये बन जाता है। और यहाँ पर भारत ने भी ओवैसी ने जिस तरह से बेबाक होकर बयान दिया है कि जिस तरह से इन कुत्तों ने ये हरकत की है वो अपने आप में बहुत जघन्य है, इनको इसकी वाजिब सजा मिलनी चाहिए। तो जाहिर बात है पूरे देश में आक्रोश है, और बिल्कुल कई जगह पर जिस तरह हम देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम का ये मुद्दा बन रहा है, वो ना बनकर एक भारतीय का मुद्दा बने, ताकि कोई भी देश हमारे मुल्क के ऊपर इस तरह की हरकत करके आपस में लड़वाने का काम ना कर सके। क्योंकि आपने देखा कई जगह पर इस तरह के वीडियो सामने आए, इसीलिए हिमांशी ने भी ये बात कही है कि भाई आपस में लड़ने से बेहतर है जिन दुश्मनों ने हमारे बीच लड़ाई करवाने का प्रयास
प्रयास किया है उनका हमें मुकाबला करना चाहिए। तो फिलहाल ये पूरा मुद्दा भी जांच का विषय है, लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खोया है अंकिता, उनके दर्द को वही परिवार जान सकता है जिन्होंने अपने को खो दिया है। और जिस तरह का मंजर इस समय उन परिवारों में नजर आता है, और आपने देखा कि जब विनय नरवाल के पिता उनकी अस्थियों का विसर्जन कर रहे थे, फपक के वहां पर रो पड़े। और जाहिर बात है पिता के लिए सबसे मुश्किल वक्त ये होता है, एक बार ये पूछा गया था यक्ष से कि एक पिता के लिए सबसे भारी चीज क्या होती है, तो ये बताया गया कि सबसे भारी चीज होती है अपनी औलाद को कंधा देना, अब उसकी अर्थी को कंधा देना। तो जाहिर बात है उन पिताओं से आप पूछिए जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया है। और कुल मिलाकर पूरे का पूरा जो मसला है ये बहुत गमगीन है, मातम में पूरा देश है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों ने भी ये गुनाह किया है, ये अपराध किया है, उन्हें इसकी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि फिर कभी इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात बोली कि स्थानीय लोगों के सपोर्ट के बिना ये पूरा मामला जो है वो आगे बढ़ ही नहीं सकता था, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और शुभम द्विवेदी की पत्नी का ये बयान NIA ने भी कहीं ना कहीं से कबूल कर लिया है कि अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। सर, मैं कुछ पंक्तियों में आपसे ये जानना चाहूंगी कि ANI की जो प्राथमिक रिपोर्ट सामने आई है कि घटना कब होने वाली थी, इसके अलावा क्या क्या जांचें वो कर रही हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, बिल्कुल पहला सवाल तो ये बन जाता है अंकिता कि यहाँ पर हमारी इंटेलिजेंस जो फेलियर है वो निकलकर सामने आती है, उसके अलावा सुरक्षा में चूक है वो निकलकर सामने आती है। फिर ये समझ में आता है कि क्या कोई स्थानीय व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था, उसको लेकर लगातार बातें हो रही है। देखिए, अभी ये जांच का विषय है अंकिता, अभी छुटपुट जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही है, कड़ी से कड़ी अभी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जब पूरी ये कहानी बनकर सामने आ जाएगी उसके बाद जो जिम्मेदार लोग हैं और जहां पे लूप होल हुए हैं उनके ऊपर जरूर काम किया जाएगा, ताकि फिर कभी इस तरह की जो दर्दनाक घटना है, दर्दनाक हादसा है, उसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। और मैं अहम बात लास्ट में बस यही कहूंगा कि जिन लोगों ने भी अपने इस हादसे में अपने लोगों को खो दिया है उनके प्रति हमारी पूरी संवेदना है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, NIA ने जो चंद पंक्तियों में कहा है कि हादसा कब होने वाला था, इसके बारे में कि दावा किया जा रहा है 20 से 21 अप्रैल के बीच में पूरा हादसा होने वाला है। देखिए, बिल्कुल, और ये पहले से ही चल रहा था मामला, क्योंकि 20 से 21 तारीख के बारे में बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि मौसम उस समय उतना मुफीद नहीं था, इसलिए भी शायद ये घटना टल गई, और उससे एक दिन पहले टीवी के स्टार भी वहां पर मौजूद थे कुछ, तो ये तमाम सारे चीजें थी। लेकिन देखिए, होनी तो होकर रहती है ये कहा जाता है, और अनहोनी जो है जिस तरह से यहाँ पर हुई है उसने कहीं ना कहीं तमाम परिवारों को उजाड़ दिया, तमाम परिवारों की जिंदगी हलाक कर दी, खत्म कर दी। लेकिन NIA अब कड़ी से कड़ी जोड़ रही है ताकि जो असली गुनाहगार हैं उनके कह सकते गिरफ्तार तक उनके हाथ पहुंच सके, और उनको कड़ी से कड़ी जो कह सकते हैं जो सजा है वो दी जाए। जी, आखिर में ये पूछना चाहूंगी आपसे कि एक छोटा सा जवाब कि NIA जो CCTV फुटेजेस जांच कर रही है होटल्स के आसपास के होटल्स, ये एक बड़ा सबूत बन सकता है। लेकिन जिस स्थान पर ये पूरा हादसा हुआ वहां पर CCTV फुटेज कोई सामने नहीं आया, कितना बड़ा जो चुनौती है वो बन सकती है इस बार जांच। देखिए, जंगल का वो पूरा इलाका है, हर जगह CCTV कैमरे तो लगे नहीं हो सकते। हम दिल्ली में बैठकर बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हर जगह CCTV कैमरे नहीं, लेकिन जहां जहां है वहां पर जरूर इसके ऊपर जांच पड़ताल होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो आतंकी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो 2 सप्ताह पहले तकरीबन जम्मू कश्मीर पहुंच चुके थे और तमाम लोकेशन को देख रहे थे, तमाम जो रैकी कर रहे थे। उसी के बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। और देखिए, यहाँ पर चाहे होटल हो चाहे कोई और जगह हो, वहां पर अगर CCTV कैमरे रहे होंगे तो हर एक की जांच NIA करता हुआ नजर आएगा। और देखिए, जब इस तरह के हादसे होते हैं उसके बाद हर एक चीज के ऊपर कहीं ना कहीं मंथन किया जाता है, विचार किया जाता है। एकदम से हम ये नहीं कह सकते कि भाई यही एक कारण है, बल्कि कई सारे कारण उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन मोटा मोटे तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहीं ना कहीं जो एक सपोर्ट है वो उनके समर्थन में अगर रहा होगा तो उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है या किया जाएगा। और तमाम जो आतंक इसमें शामिल थे उनकी पहचान करके उनको जो सजा है वो दी जाएगी। तो फिलहाल अभी पूरा देश मातम में है, शोक में है, गम में डूबा हुआ है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी आखिर 10 से 12 दिन होने को आ गए, भारत सरकार पलटवार क्यों नहीं कर रही है। और अब जबकि कह सकते हैं इंतजार की जो घड़ियां हैं वो लगातार कह सकते हैं कि लोग उसमें वेट कर रहे हैं कि कब ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ा, किस तरह से भारत सरकार इसके ऊपर एक्शन लेती हुई नजर आएगी। अमित शाह ने भी कल बोला, जो गृह मंत्री है, कि भाई इसका बदला जरूर लिया जाएगा। अब वो बदला कैसे लिया जाएगा ये सरकार बता सकती है, लेकिन फिलहाल पूरे देश के अंदर आतंक को लेकर एक गुस्से का माहौल है। NIA की तमाम रिपोर्ट जब सामने आएंगी तब परत से परत जब खुलकर सामने आएगी तब हम असली जो कातिल हैं, असली जो गुनाहगार हैं, उनके
उनके गिरबान तक पहुंच सकेंगे। जी बिल्कुल। एनआईए की जो रिपोर्ट प्राथमिक सामने आई है उसमें यही फिलहाल दावा किया गया है कि जो खराब मौसम की वजह से 22 अप्रैल को पूरा हादसा हुआ, या तो ये 20 या 21 अप्रैल को हो सकता था। इसके अलावा 14 आतंकवादियों के नाम भी, स्थानीय आतंकवादी जो हैं उनके नाम भी जारी किए गए हैं जो 20 से 40 साल के बीच के हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कि तकरीबन जो लोग वहां पर मौजूद थे 2000 से 5000 के बीच की जो संख्या बताई जा रही है, इन लोगों में 2 आतंकी सबसे पहले आते हैं, फिर 2 आतंकी बाद में जंगल से निकलते हैं और हमला करते हैं। अब ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि हथियार उनके पास नहीं थे, हथियार किसने दिए, स्थानीय लोग कितने मिले हुए थे, तकरीबन 100 लोगों का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। तमाम बातें जो है एनआईए की पहली रिपोर्ट में सामने आई है। बाकी की रिपोर्ट का पूरा इंतजार रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।